देखें बाबा, क्या सवाल था? हाँ, सवाल था कि सेल मेम्ब्रेन को हम क्यों कंसीडर करते हैं प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। तो भाई मुझे बताएं, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन में से ज्यादा फंक्शन किसका है? मोर एक्टिव कौन सी है? मोर लिविंग कौन सी है? जो फंक्शनलिटी ज्यादा करेगी वो लिविंग है। तो प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे काम हैं भाई, हाँ, है ना। तो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा कभी कभी कंसीडर कर लेते हैं, बट नॉट ऑलवेज। ठीक हो गया। आज आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मुझे मुझे बताएं। हमने पढ़ा था मेरे ख्याल में शेप्स एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, यहीं तक पढ़ा था। स्ट्रक्चर भी पढ़ी थी। आज हमने पढ़ना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ओके 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 ओके, स्ट्रक्चर पढ़ी थी भाई, ठीक। आपने आपने स्टडी करनी है सिस्ट और स्पोर के बीच डिफरेंस, एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर के बीच डिफरेंस, ठीक है ना। कैप्सूल और स्लाइम के बीच डिफरेंस, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच डिफरेंस, पिलाय और फ्लैजिला के बीच डिफरेंस पढ़ाया भी है मैंने सारा। वाई पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज प्रेजेंट इन सम ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। भाई पेरीप्लाज्मिक स्पेस कनेक्शन बनाती है सेल वाल का सेल मेम्ब्रेन से, और जहां पे ट्रू कनेक्शन होता है वहां पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस नहीं होती, और पेरीप्लाज्मिक स्पेस कुछ एंजाइम को स्टोर करती है, ठीक है। एंजाइम को स्टोर करने के लिए पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। आपके टेक्स्ट में नहीं लिखा भाई, छोड़ दें, क्यों होती है, इसका क्या काम है, मैंने ऐसे बता दिया है आपको, पूछा आपने इसीलिए बताया है। चलो आ जाएं आ जाएं। अच्छा, वो कौन सा स्पोर था जो एक सेल से बड निकले और बड एज अ काम करे एज अ स्पोर? सेल के बाहर बड निकला है, वो बड काम कर रहा है एज अ स्पोर, उस स्पोर को क्या कहेंगे? एक्सोस्पोर। ओके ओके। फ्यूशीन और सफ्रानिन ये क्या हैं? हाँ भाई, ये क्या हैं? स्टेन्स हैं, बिल्कुल। फ्यूशीन और फ्यूल्जिन। फ्यूल्जिन और फ्यूशीन में कौन सी न्यूक्लिक एसिड जीनोम क्रोमेटिन को स्टेन करने के लिए यूज होती है? वेरी गुड, फ्यूल्जिन 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 जिन। ओके ओके ओके। आ जाएं भाई, आज हमें पढ़ना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जनरल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। जनरल इंपॉर्टेंस पढ़नी है, उसमें हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो भाई मुझे बताएं, बैक्टीरिया के फायदे हैं या बैक्टीरिया के नुकसानात हैं? आप कहेंगे सर दोनों, कुछ फायदे कुछ नुकसान। तो हम दोनों चीजों को पढ़ेंगे। पंजाब टेक्स्ट ले लें और पंजाब टेक्स्ट में से देखें तो पंजाब टेक्स्ट में हेडिंग्स है, एक बैक्टीरिया का रोल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, मतलब मईशत में, मतलब पैसों में, ठीक है ना। कम अचे थी, ठीक है, हिकिड़ी करेसि बंदि, पोइ ओतिरो सिस्टम ठाहे ॾे मूंखे वरी, जीअं मसलो न थिए। हिकिड़ी दरी खोले छॾ। हा, हलो ठीक आहे, ओके आहे।
शिरीन बाबा वो मैं बताऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा बल्कि अभी। अच्छा देखें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब पैसा। कौन सी इंपॉर्टेंस है भाई बैक्टीरिया की पैसे देने में, पैसे के हवाले से? तो आप कहेंगे सर पैसे को कम भी करती है और पैसे को बढ़ाती भी है, इंक्रीज भी करती है और पैसे को डिक्रीज भी करती है। डिक्रीज कैसे भाई? आप कहेंगे सर डिजीज कर रही है ह्यूमन में, तकरीबन 200 डिजीज हैं बैक्टीरियल इंसान में, तो ये डिजीज क्या इकोनॉमी लॉस करेंगी या इंक्रीज करेंगी? और डिजीज करती हैं प्लांट में, और जब प्लांट में डिजीज हो जाए तो आपकी यील्ड कम हो जाती है, फ्रूट सीड कम हो जाता है, मतलब आपका पूरा एग्रीकल्चर अफेक्टेड हो गया। जो हारी होगा खेत करने वाला उसको लॉस होगा, उसके पैसे कम आएंगे, गरीब गरीब हो जाएगा। तो भाई ये लॉस हैं। और फूड को स्पॉइल करता है, स्पॉइलेज ऑफ फूड, स्पॉइलेज ऑफ फूड। जब हम फूड रख देते हैं, मिल्क हो या कोई सब्जी हो या कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, कोई भी फूड हो लिक्विड सॉलिड फॉर्म में, तो बैक्टीरिया उसमें रहते हैं या आ जाते हैं। मिल्क में ऑलरेडी रहते हैं, मिल्क में बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोजन, एनाएरोबिक बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं एनाएरोबिकली। लैक्टोज शुगर को तोड़कर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, मिल्क खट्टा हो जाता है, दही योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और हम इस नुकसान का फायदा उठाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ये फूड स्पॉइलेज इसने खराब तो किया, मगर जो लैक्टोजन बैक्टीरिया है, लैक्टोज को कन्वर्ट करवाने वाली, उसको हम योगर्ट फॉर्मेशन में यूज करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है ना। योगर्ट फॉर्मेशन इंडस्ट्री में सर्वाइव करते हैं। और उसके अलावा हम बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया का यूज करते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी में कैसे यूज करते हैं आपको पता है कि अगर प्लाज्मिड को निकाल लें और प्लाज्मिड को निकाल कर क्या करें आप, प्लाज्मिड से एक जीन निकालकर अपना जीन इंसर्ट करें और फिर प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर डाल दें और बैक्टीरिया को ग्रो करें, तो प्लाज्मिड इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लिकेट करता है। जब ये रिप्लिकेट करेगा तो हमारा प्रोडक्ट बनाएगा। अगर ये जीन इंसुलिन का होगा तो इंसुलिन बनेगी। मतलब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आप बैक्टीरिया से कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट। और ये इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री में मैं भूल गया एक बात बताई योगर्ट की। आप भाई चीज बना लें, वाइन बना लें, विनीगर बना लें, अल्कोहल बना लें, ये सारी चीजें बनाना ये बैक्टीरिया काम करता है। पनीर, हाँ, चीज ये बना लें और बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना लें, पैसे नहीं आएंगे क्या भाई? नहीं आएंगे क्या पैसे? जीनोमिक लाइब्रेरी बना लें, है ना। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बैक्टीरिया की। अच्छा एक और बात, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बाद मैं आता हूँ, ये सिंपल चीजें यहाँ पढ़ेंगे हो जाएंगी, हवाल प्रोग्राम है। मैं तो सोच रहा था कि बस थोड़ा थोड़ा इधर उधर से बताता जाऊं और काम की चीजें पढ़ें, बहरहाल सिलेबस में है तो टच करनी है। एक और बात बताऊं भाई, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बाद इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का मतलब है इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। आप कहेंगे सर आपको पता नहीं कि ये बैक्टीरिया जो हैं डीकम्पोजर हैं। डीकम्पोजर हम किसको कहते हैं? सेप्रोट्रॉफ को कहते हैं। सेप्रोट्रॉफ मतलब जो डेड पर डिपेंड करे, ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये भाई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है आपका, ये उसकी रूट है। ये सॉइल में मिनरल्स पड़े हैं, ये मिनरल्स पड़े हैं सॉइल में, ठीक है, ये मिनरल्स हैं साल्ट छोटे छोटे। ये साल्ट मिनरल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, खैर ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, कार्बन भी उधर से, जनरली नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम वगैरह, क्लोरीन, क्लोराइड, ये धरती से प्लांट लेता है सॉइल के थ्रू और प्लांट ऊपर ले जाता है। जब प्लांट फूड बनाता है तो क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट, और उससे नाइट्रोजन, सल्फर, इन चीजों को ऐड कर प्लांट आपका कार्बोहाइड्रेट भी बनाता है, लिपिड भी बनाता है, प्रोटीन भी बनाता है,
न्यूक्लिक एसिड भी बनाता है। अगर प्लांट सीड करेगा और सीड एनिमल खाएगा तो इसका मतलब है ये मिनरल गए प्लांट में, प्लांट ने खुद के पार्ट बनाए, प्लांट को खाया एनिमल ने, तो ये मिनरल प्लांट से एनिमल तक आ गए। अगर ये प्लांट और एनिमल दोनों डेथ करेंगे, इन दोनों की डेथ हो जाएगी, तो अब मुझे बताएं इस डेड बॉडी को कहाँ जाना है, क्या करना है। आप कहेंगे सर इस डेड बॉडी को ना, इस डेड बॉडी को तोड़ेंगे, इस डेड बॉडी को हथौड़ों से नहीं तोड़ेंगे भाई, छुरे से नहीं तोड़ेंगे, इस इसको बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से तोड़ेंगे, डिकम्पोजर की मदद से तोड़ेंगे। ये डिकम्पोजर इनको खा जाएंगे, ये खाएंगे डेड बॉडी को और डेड बॉडी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेड बॉडी को कन्वर्ट करेंगे पार्शली डिकेइंग मटेरियल। डिके क्या है भाई, डिके क्या है, डिके मतलब डिकम्पोज करना, डिके मतलब डिकम्पोज करना, और डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोजिशन करना। डिके मतलब डिकेइंग मटेरियल जो डिकम्पोजिशन से बनता है, तो ये पार्शली डिके मटेरियल है, ऑर्गेनिक है। ये डेड बॉडी थी, डेड बॉडी को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही मिलेंगे ना पहले, और इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को और तोड़ेंगे तो ये इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं ये भी कहाँ पर हैं, सॉइल पर, क्योंकि डेड बॉडी सॉइल पर थी या सॉइल में थी। तो ऐसी सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है उसे आप कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस क्या है भाई, ह्यूमस क्या है, ह्यूमस ऐसी सॉइल जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल हों, उस सॉइल को ह्यूमस कहते हैं। और जो ह्यूमस है वो बड़ी फर्टाइल सॉइल है, ह्यूमस कंटेनिंग सॉइल, क्योंकि इससे फिर डिकम्पोजिशन होगी और मिनरल बनेंगे। अब मुझे बताएं ये डेड बॉडी ह्यूमस में कन्वर्ट हुई यानी ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुई, ये कंप्लीट डिकम्पोजिशन हुई या हाफ, इनकम्प्लीट या कंप्लीट, इनकम्प्लीट। और ये ह्यूमस यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन ऑर्गेनिक थिंग्स में कन्वर्ट हो गए। अब मुझे बताएं ये कंप्लीट डिकम्पोजिशन हुई कि नहीं, ये कंप्लीट डिकम्पोजिशन हो गई। अच्छा एक बात देखी आपने, क्या किया भाई, क्या किया आपके बैक्टीरिया ने और फंजाई ने यानी डिकम्पोजर्स ने क्या किया। आप कहेंगे सर डिकम्पोजर ने ना बहुत अच्छा काम किया। अरे भाई कौन सा काम किया, आप कहेंगे सर रिसाइकिल किया मिनरल्स को। अगर धरती में मिनरल प्लांट लेता धरती से खत्म हो जाते ना तो प्लांट तो नहीं ग्रो करते ना, एनिमल भी नहीं ग्रो करते ना, कोई भी ग्रो नहीं करता। ये हमारे ऊपर एहसान किया डिकम्पोजर ने कि डिकम्पोजर ने डेड बॉडी को मिट्टी में मिलाकर मिनरल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मिनरल की रिसाइकलिंग की, तो डिकम्पोजर को रिसाइकलर भी कहेंगे। ठीक वही बात, ये सिंपल चीजें हैं, रिसाइकलर हो गए। और हाँ पॉल्यूशन को कम नहीं किया, क्या पॉल्यूशन को भी कम किया, डिजीज को भी कम किया। तो जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे और पॉल्यूशन को डिक्रीज करेंगे तो उस प्रोसेस को कहेंगे बायो रिमेडिएशन, मतलब पॉल्यूशन को कम करना बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया भाई, ये आपकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में भी बहुत सारी चीजें हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के अलावा एक और आपके पास इंपॉर्टेंस दी गई है जिसका नाम लिखा गया है मेडिसिनल इंपॉर्टेंस या इंपॉर्टेंस इन मेडिकल। ठीक है, मेडिकल में इंपॉर्टेंस। हाँ भाई, तो मुझे बताएं एंटीबायोटिक नहीं देते, बैक्टीरिया देते हैं। मुझे बताएं ड्रग्स नहीं मिलते बैक्टीरिया से, मिलते हैं भाई। और मुझे बताएं एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जो ग्रोथ को रोक ले, तो ये हमें देते हैं। एंटीबायोटिक हो गए हमें, जो जैसे पेंसिलिन तो वो उसका है फंगल का है एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया पे यूज होता है। टेरामाइसिन है, टेट्रामाइसिन है, ये एंटीबायोटिक हैं। बहुत सारे एंटीबायोटिक हमें बैक्टीरिया से मिलते हैं और बैक्टीरिया से बनवाते भी हैं। जैसे इंसुलिन बनवाते हैं, इंसुलिन खुद बैक्टीरिया के पास अपना नहीं होता। ठीक हो गया। तो और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के बाद अब
क्या ये बात ठीक है कि ये प्लाज्मिड, ये हमने पढ़ा था प्लाज्मिड वर्क करेगा एज अ वेक्टर, है ना। वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि वेक्टर क्या है, हमारा जीन कैरी करने वाला, याद है ना। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस हो गई। उसके बाद एक और बात सुने, एक और बात सुने भाई। अच्छा, अब ये जो बैक्टीरिया हैं गोल्ड को, डायमंड को, मेटल्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं भाई जो गोल्ड को यूज करते हैं। मुझे बताएं, अगर आपको कोई चट्टान मिले, कोई सॉइल मिले, कोई पत्थर मिले आपको, चट्टान, उसमें सोना हो और बहुत थोड़ा सोना हो, तो आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, उस चट्टान को तोड़कर उसमें बैक्टीरिया छोड़ेंगे, वो जो गोल्ड को डिटेक्ट करें। बैक्टीरिया में गोल्ड डिटेक्टिंग रिसेप्टर होते हैं, जहां पे गोल्ड होता है वहां पे ग्रो करती है और वहां पे ग्रो करके उस गोल्ड को खाती है। गोल्ड को खाने के बाद आपको पता है बैक्टीरिया कॉलोनी बनाती है। जब वो बैक्टीरिया उस मिट्टी से सारी गोल्ड को खा लेगी और कॉलोनी बना लेगी, तो आप उस कॉलोनी को लेकर आप उनसे गोल्ड निकाल सकते हैं, गोल्ड आइसोलेट कर सकते हैं। तो गोल्ड को, मेटल को, अच्छा, और डिफरेंट केमिकल सॉइल में पीएच को मालूम करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सॉइल में कितनी है, मैग्नेटोटेक्टिक बैक्टीरिया हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से कुछ भागते हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ग्रो करते हैं। जो बैक्टीरिया मैग्नेटिक की तरफ ग्रो करें तो हम क्या समझेंगे, अगर बैक्टीरिया को रखें और रैपिडली साइड्स पे ग्रो करें वो, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहां पे ज्यादा है। और एक और बात, जब ऑयल स्प्लिट हो जाता है, ऑयल स्प्लिट हो जाता है, ऑयल स्प्लिट होने से जो आपका समंदर है, ये समंदर में या पानी है, ये पानी के ऊपर सारा ऑयल आ गया भाई। अब ये एक गैसेस एक्सचेंज होगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, CO2 या कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी, तो लाइफ तो मर जाएगी अंदर वाली, पानी वाली। तो क्या करें भाई, ऐसे बैक्टीरिया बनाएं, ऐसे बैक्टीरिया बनाएं या लेके आए जो ऑयल को यूज करें। तो हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते कि बैक्टीरिया को छोड़ देंगे, ये ऑयल खा लें और दुनिया का सारा ऑयल बैक्टीरिया खा लें। तो हम क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को एक जीन लगा देते हैं, जो जीन इस बैक्टीरिया को 10, 20, 15 दिन के बाद मार देगा, ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा, ये बैक्टीरिया मर जाएगी। मतलब ये बैक्टीरिया हम वहां छोड़ेंगे जहां ऑयल होगा और उसका टाइम रखेंगे, ये 10 दिन में मरे। तो ऑयल को जैसे खत्म करेगी, उसके कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद ये खुद म खुद मर जाएगी। क्यों किया भाई ऐसा, क्यों कंट्रोल रखा, कंट्रोल क्यों रखा हमने इस बैक्टीरिया में, क्योंकि पूरी दुनिया का ऐसा ना हो ये ऑयल बढ़ जाए और ऑयल को खत्म कर लें, इसीलिए इन बैक्टीरिया को हमने रहने नहीं दिया, खत्म कर दिया। ठीक है ना। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है और भी। और एक प्लांट का सिस्टम है, फ्रॉस्ट प्लस और फ्रॉस्ट माइनस का कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल में फेडरल और पंजाब दोनों में नहीं है ये कॉन्सेप्ट, तो छोड़ देते हैं फ्रॉस्ट प्लस और फ्रॉस्ट माइनस को। ऑयल फ्रीज कंडीशन, बर्फ बनाने की कैपेसिटी है बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा, ये आपका हो गया इंपॉर्टेंस। अभी एक और नुकसानात बहुत सारे हैं जो इकोनॉमी को लॉस कर रहे थे। बैक्टीरिया गुड्स को, लेदर को, क्लॉथ्स को, प्लास्टिक को, कॉटन को खाती है। तो ये हमारा फायदा है कि हमारे वुड्स, फर्नीचर, क्लॉथ्स, पेपर, प्लास्टिक्स, ये बैक्टीरिया खा जाती है। तो ये भी हमें इकोनॉमिक लॉस है। बुक को पढ़िएगा, कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो मुझे बता देना, पूछ लेना, मैं समझाऊंगा। या अभी भले पंजाब को, फेडरल को पढ़ लें और कोई पॉइंट है तो मुझसे पूछें, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है ना। आ जाएं भाई, हमें क्या पढ़ना है अभी? अभी पढ़ना है कंट्रोल, अभी पढ़ना है कंट्रोल। ठीक है। कंट्रोल के बाद बहुत सारी चीजें रहती हैं, थोड़ा ध्यान दें तो आके मैं आज चैप्टर को कंप्लीट करूं, ताकि कल मैं एनिमल किंगडम को स्टार्ट करूं। ठीक है ना। इसके बाद एनिमल किंगडम पढ़ना है। कैम्पाइलोबैक्टर क्या होता है? आलिया सुमरो, आलिया बाबा, कैम्पाइलोबैक्टर माइक्रो एरोफिल्स होते हैं। माइक्रो एरोफिल्स उन्हें कहा जाता है जो लीस्ट में लीस्ट ऑक्सीजन यूज करें फॉर देयर सर्वाइवल। जो ऑक्सीजन यूज करेंगे वो एरोबिक,
जो ना करेंगे वो एनएरोबिक, जो ऑक्सीजन यूज नहीं करेंगे पर ऑक्सीजन के मौजूदगी में भी रह पाएंगे, फैकल्टेटिव एनएरोब। और जो ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे हैं, अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं वो मर रही है, वो टोटली ओब्लिगेट एनएरोब। माइक्रो एरोफिल्स है कैम्पाइलोबैक्टर। ग्रोथ में पढ़ा लूंगा आपको, रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं है सिलेबस में। वैसे तो ग्रोथ भी नहीं है, लेग लॉग स्टेशनरी डिक्लाइन में पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ाऊंगा आपको। अगर टाइम मिल गया आज कोशिश करें, हमें 20-25 तक क्लास लेना है, मतलब पूरा आधा घंटा और क्लास लेना है और चुप करके बैठे रहना, ठीक है ना। इधर उधर मस्ती नहीं करना, नहीं तो ऑनलाइन सजा मिल जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी सजा मिलेगी ऑनलाइन। चुप करके सुनते रहना, ठीक है, ओके। कंट्रोल 5 मिनट और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि आपने हाँ की है। कंट्रोल भाई, कंट्रोल का मतलब है बैक्टीरिया को किल कर दें या बैक्टीरिया को आउट कर दें उस मीडियम से, उस चीज से, या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक लें, कम कर लें। ये बैक्टीरिया के ऊपर कंट्रोल है। साइनोबैक्टीरिया पढ़ानी है भाई, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया का डिफरेंस पढ़ाऊंगा, अभी ये सुने गौर से। सेफला कंट्रोल, सेफला भाई मैं ये पढ़ाऊंगा, मैं शुरू में मैंने ये कहा था कि ये पढ़ाऊंगा। तो कंट्रोल को सुने। एक भाई कंट्रोल है हमारे पास जिसको हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है किसी भी फूड का, लिक्विड का या इंस्ट्रूमेंट का, या इंस्ट्रूमेंट को जर्म फ्री करना। यानी अगर मिल्क है तो मिल्क से जर्म को मार देना या निकाल देना, अगर फूड है तो फूड से मिल्क बैक्टीरिया को निकाल देना या मार देना। तो ये जर्म्स को मारने की, खत्म करने की जो टेक्निक है उसे हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। और जर्म फ्री यानी क्या करेंगे, हम जर्म फ्री करेंगे किसको, अपने ऑब्जेक्ट को। हमारा ऑब्जेक्ट फूड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, मार्कर भी हो सकती है, लैब में काम कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं, हम ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे हैं तो ऑपरेशन थिएटर के इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि डॉक्टर क्या करता है, एक वाले पेशेंट वाले इंस्ट्रूमेंट पानी से धोकर दूसरे के पे इस्तेमाल करेगा, नहीं भाई, उन्हें स्टेरिलाइज करना पड़ेगा, उनसे उन्हें डिटर्जेंट से किसी के साफ करना पड़ेगा। तो ये स्टेरिलाइजेशन है। अब स्टेरिलाइजेशन के मेथड हैं, एक मेथड है फिजिकल मेथड भाई, फिजिकल मेथड, और दूसरा मेथड है केमिकल मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है, केमिकल मेथड। और आगे पढ़ेंगे केमिकल मेथड में से केमिकल्स को पढ़ेंगे और वैक्सीन के थ्रू पढ़ेंगे। अब फिजिकल मेथड में हमारा आ जाता है जैसे आप फिल्टर यूज करें, या फिजिकल मेथड में आ जाता है जैसे आप रेज यूज करें, फिजिक्स है ये, या फिजिकल मेथड में आ जाता है हीट यूज करें। फिल्टर कैसे, फिल्टर से आप चीजों को जर्म फ्री करेंगे। देखें भाई, ये आपने लिया फिल्टर और ये बीकर लिया और बीकर के ऊपर ये रखा फिल्टर, ये क्या हो गया फिल्टर। अब ये ब्लड है और ब्लड में एग्जांपल बताऊं मैं बुक वाला आपको, ब्लड है, ब्लड में 2 पार्ट्स हैं, एक को कहा जाता है सेल्स यानी कार्पसेल्स, WBC, RBC और प्लेटिलेट्स। दूसरे पार्ट को कहा जाता है प्लाज्मा जो कि 55% है, ये 45% है। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकालें तो बाकी आपका हो गया सीरम, या प्लूरल इसका है सीरा। प्लाज्मा से, फ्लूइड से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल लें तो बाकी बन गया सीरम। अब मुझे इस ब्लड के सीरम से, या मैं कह लूं सीरम से क्या निकालना है, एंटीबायोटिक निकालना है, और ऐसे निकालना है कि पैथोजन एंटीबायोटिक के साथ ना आए, पैथोजन ना हो। हाँ भाई, क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप कहेंगे सर सीरम को, ब्लड को यहाँ पे फिल्टर करेंगे, बैक्टीरिया ऊपर रह जाएंगे, ये मेम्ब्रेन फिल्टर इम्परमिएबल होगा, बैक्टीरिया के, बैक्टीरिया बड़े हैं, पैथोजन बड़े हैं, ये नहीं क्रॉस करेंगे। एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल है तो ये क्रॉस करके आएगा, फिर आप ये फिल्टर निकाल लेंगे, इसमें आपके होंगे क्या एंटीबायोटिक और नहीं होंगे क्या पैथोजन। सही बात हो गई, समझ आ गई, सिंपल थी भाई, वही चार्ल्स चैम्बरलैंड वाली
बात थी। हाँ, बैक्टीरियल फिल्टर है, ठीक है। अच्छा, रेज में हम यूज करते हैं गामा रेज। टीएमसी वाले ने एक्स रेज कहा है, यूवी रेज कहा है, ये मिस्टेक है मेरे ख्याल में। गामा रेज, क्योंकि हम स्टेरिलाइजेशन में वो यूज करते हैं जिसकी 300 नैनोमीटर वेवलेंथ होती है। तो 300 नैनोमीटर वेवलेंथ आप फिजिक्स जानते हैं गामा की है, गामा की है ना भाई। तो गामा रेज यूज करेंगे हम। क्या करेंगे, अगर इस मार्कर के ऊपर पैथोजन लगे हैं तो हम इस मार्कर को रखकर रेडिएशन देंगे, गामा रेज देंगे, तो मार्कर के ऊपर जितने भी पैथोजन होंगे बचेंगे, बचेंगे भाई? नहीं बचेंगे। तो नहीं बचेंगे, तो ये आपकी रेडिएशन के थ्रू स्टेरिलाइजेशन हो गई। ये भी फिजिकल स्टेरिलाइजेशन में आता है। और हीट के थ्रू कैसे? दो टाइप है हीट के थ्रू। हीट के थ्रू दो तरीकों से आप स्टेरिलाइज कर सकते हैं चीजों को। एक होती है ड्राई हीट और एक होती है मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट क्या है? जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हीट दें। इसको अगर स्टेरिलाइज करना है, दूध को जर्म फ्री करना है, तो क्या करेंगे? दूध को सीधी सी आग पे रखेंगे, बॉटम में रखकर हीट देंगे ना सीधी दूध को। तो दूध जब बॉयल होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जब उबलेगा तो उसमें बैक्टीरिया बचेंगे, मर जाएंगे। ये डायरेक्ट हीट है। इसको हम अगर किसी चीज को स्टेरिलाइज करना है, किसी लोहे को, किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को सीधा उसे हीट देंगे, ये स्टेरिलाइज हो गया, हीट से चीजें मर गई। अगर मैं ऐसे करूं, ये मेरे पास एक बीकर है, सॉरी बीकर नहीं, एक मशीन है जिसका नाम है ऑटोक्लेव मशीन है। इसके ऊपर ढक्कन है और यहां तक इसमें क्या है? पानी है। और पानी में एक ऐसा स्टॉक होता है और इस स्टॉक के ऊपर ये मैंने रख दिया क्या? वो ऑब्जेक्ट जिसको करना है क्या? स्टेरिलाइज। अब मैं इसको हीट दूंगा। हीट किसको दी? पानी को। स्टेरिलाइज किसको करना है? इसको करना है। तो पानी को हीट दी तो पानी उबलेगा, तो क्या कर निकालेगा पानी? वेपर्स बनाएगा। तो भाई ये सारे वेपर्स बनाएंगे, तो ये वेपर क्या करेंगे? मॉइस्ट क्रिएट करेंगे। और इस मॉइस्ट को हम क्या कहते हैं? स्टीम कहते हैं। ये मॉइस्ट, ये स्टीम जो वेपर्स हैं, ये बहुत सारे गर्म होंगे। ये मॉइस्चर जो है बहुत गर्म होगी, ये इसमें जज़ब होकर इसमें जो इसके ऊपर या इसके अंदर जो जरासीम है उनको किल कर देगी। ठीक हो गया भाई? ठीक हो गया। तो ये जल्दी डिस्ट्रक्शन करेगी, ये स्लो थोड़ी करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी, ठीक है ना। ये इसमें चीजें जल्दी में डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं। जो हीट सेंसिटिव ज्यादा होती हैं उसमें हम ड्राई हीट नहीं देते, और डिपेंड करता है कि किसको आपने स्टेरिलाइज करना है। और ये आपके हो गए फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के बाद केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड का मतलब क्या है? केमिकल्स का यूज करना। केमिकल्स जैसे भाई मैंने स्टेरिलाइज किया इस इंस्ट्रूमेंट को डिटर्जेंट से, हाँ, अल्कोहल से, ईथर से, किसी भी चीज से, डिटोल से। तो ये केमिकल मेथड है किसी चीज को क्या करना? स्टेरिलाइज करना। अच्छा, एक और बात सुने। केमिकल में आपके एंटीसेप्टिक क्या हैं? मुझे बताएं, एंटीसेप्टिक क्या है? एंटीसेप्टिक आप कहेंगे सर, एंटीसेप्टिक जो हैं वो एक मॉलिक्यूल है जो एंटी हैं। एंटी मतलब अपोजिट, सेप्टिक का मतलब है डिवीजन। मतलब ये अपोजिट किसके हैं? डिवीजन के अपोजिट हैं। मतलब क्या करने नहीं देंगे? डिवीजन करने नहीं देंगे। तो बैक्टीरिया को, पैथोजन को रोकने के लिए, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हम यूज करेंगे केमिकल जिनका नाम है एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक। ओके, ये इनहिबिट करेंगे, ग्रोथ को रोकेंगे ताकि वो बढ़ ना जाए, मतलब टेम्पररी कंट्रोल है। और दूसरा केमिकल मैं बताऊं आपको, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? हाँ भाई, एंटीबायोटिक क्या है? आप कहेंगे सर एंटीबायोटिक एक ऐसा केमिकल है, ऐसी प्रोटीन है जो क्या करेगी, ऐसी ग्लाइकोप्रोटीन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करेगी। ये किल नहीं कर रहा, ये इनहिबिट कर रहा है, ग्रो नहीं करने दे रहा है, एंटीसेप्टिक। और एंटीबायोटिक क्या करता है? एंटीबायोटिक का मतलब क्या है? बायोटिक मतलब लिविंग, एंटी मतलब अपोजिट, लिविंग के अपोजिट मतलब उस लिविंग को क्या करेगा? पैथोजन को किल कर देगा। तो ये एंटीबायोटिक का काम है। और
एंटीबायोटिक के अलावा बहुत सारे हम ऐसे केमिकल जो ट्रीटमेंट में यूज करें उन्हें हम कहेंगे केमोथेरापेटिक एजेंट। केमोथेरापेटिक एजेंट। केमोथेरापेटिक माना केमो मतलब केमिकल, थेरापी या थेरापेटिक मतलब ट्रीटमेंट। केमिकल यूज करके ट्रीटमेंट करने को केमोथेरापी कहते हैं, और जो केमिकल यूज हो ट्रीटमेंट में उसे हम केमोथेरापेटिक एजेंट कहते हैं। केमोथेरापेटिक एजेंट कहते हैं। ठीक हो गया भाई? हाँ, जनरली एंटीबायोटिक भी ग्रोथ नहीं करने देते एंटीबायोटिक, पर एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक में अगर डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस है। बहुत सारे एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ करने को, ठीक है ना, पर अल्टीमेटली उनके थ्रू डेथ हो जाएगी पैथोजन की। अच्छा, ये आपका हो गया कंट्रोल। एक और कंट्रोल है, ये आपका हो गया फिजिकल कंट्रोल और ये हो गया केमिकल कंट्रोल। और केमिकल के अलावा आपके पास वैक्सीनेशन भी है, वैक्सीनेशन भी है। अब हाँ भाई, वैक्सीनेशन का बताएं। अब मुझे बताएं आपको अगर केमोथेरापेटिक क्या है नंदिनी बाबा देखें। केमोथेरापेटिक, केमो मतलब केमिकल, थेरापेटिक मतलब ट्रीटमेंट। वो केमिकल जो किसी बीमारी के इलाज करने के लिए यूज हो उन्हें हम कहेंगे एंटी थेरापेटिक एजेंट। तो ये आपके एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक ये केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, ये बीमारी को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है ना? तो जनरल आपका जो केमिकल स्टरलाइजेशन है वो सिंपल मैंने बताया था, कोई डिटर्जेंट है वगैरह किसी से इंस्ट्रूमेंट साफ करते हैं, ये भी आपकी केमिकल स्टरलाइजेशन है। अब मैं ये केमोथेरापेटिक एजेंट बताया मैंने, एंटीसेप्टिक भी केमोथेरापेटिक एजेंट है और एंटीबायोटिक भी केमोथेरापेटिक एजेंट है। केमोथेरापी छा होंदी आ कशिश बत्रा। केमोथेरापी बाबा, केमोथेरापी उस ट्रीटमेंट को कहते हैं। केमोथेरापी इज अ ट्रीटमेंट बाय यूजिंग केमिकल्स। केमोथेरापेटिक एजेंट आर दोज केमिकल दैट यूज टू ट्रीट द डिजीज। एजेंट को केमोथेरापेटिक कहेंगे और ट्रीटमेंट को केमोथेरापी कहेंगे। थेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन आ जाएं, समझे मेरी बात, मुझे बल्कि समझाएं। इम्यूनिटी का पता है, वैक्सीन क्यों करते हैं भाई? वैक्सीन क्यों करते हैं आप बताएं? इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए। हाँ भाई मुझे बताएं। आपने पोलियो नहीं होने देनी बच्चे को, तो आप बच्चे को क्या कहेंगे, कौन सी वैक्सीन देंगे? पोलियो की वैक्सीन देंगे। उस पोलियो की वैक्सीन में क्या होगा? पोलियो का वायरस होगा, मगर किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। ये वायरस किसको दिया आपने? इन्फेंट को दिया, बच्चे को दिया। अब बच्चे की बॉडी ने क्या किया? उस इनएक्टिव वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी क्रिएट की। इनएक्टिव वायरस के खिलाफ या इनएक्टिव पैथोजन के खिलाफ, इनएक्टिव बैक्टीरिया के खिलाफ क्या किया? इम्यूनिटी क्रिएट। ये बैक्टीरिया या वायरस कुछ करती क्या? कुछ करती क्या? नहीं करती ना। वैक्सीनेशन में हम पैथोजन को इनएक्टिव फॉर्म में इंटर करते हैं। क्यों इंटर करते हैं? क्योंकि बॉडी को हम बताएं फ्यूचर में ये पैथोजन आ सकते हैं और बीमारी कर सकते हैं। बी रेडी, बी प्रिपेयर। तो बॉडी क्या करती है? मैं कहता हूं, हम क्या कहते हैं, पोलियो या किसी बीमारी के मैं कहता हूं फोटो दिखाते हैं बॉडी को। तो बॉडी हमारी WBC उन फोटो का मतलब है इनएक्टिव वायरस, इनएक्टिव पैथोजन। उन फोटो को देखकर हमारी बॉडी सच में इम्यूनिटी बना लेती है। मतलब हमने क्या किया? इशारा दिया, आगाह किया बॉडी को ये फ्यूचर में आ सकते हैं, तो बॉडी ने क्या तैयार की? इम्यूनिटी तैयार की। अब ये जो इम्यूनिटी तैयार हुई बाय वैक्सीनेशन, इसे हम कहेंगे कौन सी इम्यूनिटी? बताएं, आर्टिफिशियल एक्टिव या आर्टिफिशियल पैसिव? बताएं। आर्टिफिशियल का मतलब है जिसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट हो, तो हमने इन्वॉल्वमेंट की, वैक्सीन लगाई या पिलाई, ये हमारी इन्वॉल्वमेंट है तो ये आर्टिफिशियल हो गई। एक्टिव का मतलब है जो बॉडी खुद बनाए। हाँ भाई, बॉडी ने खुद बनाई, हमने नहीं बना के दी। आर्टिफिशियल पैसिव वो होती है, एक आदमी से आप एंटीबायोटिक लें, दूसरे को बने हुए एंटीबॉडी दें, इम्यूनिटी दें, इंटरफेरॉन दें, परफोरेंस दें, WBC दें। तो आर्टिफिशियल पैसिव वो होगी दूसरे की इम्यूनिटी ट्रांसफर करना, उसने नहीं बनाई।
उसको दे दी गई, उसने कुछ नहीं बनाया, तो आर्टिफिशियल है, पैसिव है, इन्वॉल्वमेंट भी हो गई, उसने नहीं बनाई। अच्छा नेचुरल एक्टिव कौन सी होगी बताएं? मैं कह रहा हूं मैं बाहर गया, छोटा था जब, बाहर गया, एक बैक्टीरिया ने अटैक किया, दूसरी ने अटैक किया, तीसरी किसी वायरस ने अटैक किया, मेरी बॉडी ने क्या किया? तीनों के खिलाफ इम्यूनिटी बना ली। मुझे अभी तक पता नहीं, मुझे अभी तक पता नहीं ये कौन सी इम्यूनिटी है भाई। कशिश बत्रा कह रही है नेचुरल है और एक्टिव है, क्योंकि आपने इन्वॉल्व ही नहीं किया, आपको पता भी नहीं, और आपकी बॉडी ने खुद बनाया, तो एक्टिव और नेचुरल हो गई। यहां तक आपका क्लियर हो जाता है क्या कंट्रोल? अभी हमने पढ़ना है क्या भाई? अभी हमने पढ़ना है टॉपिक, ये कौन सा हमें पढ़ना है? आर्की बैक्टीरिया क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखना है। ये सिलेबस में नहीं है मगर देख लेंगे, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, एग्जामिनर यहां तक आ चुका है और पूछ सकता है। और थर्ड जो है वो कौन सी? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, तीनों बैक्टीरिया हैं, तीनों प्रोकैरियोट में आती हैं, किंगडम प्रोकैरियोट में। एक और बात मेरी सुने तो मैं आगे चलता हूं। देखें किंगडम कितने हैं भाई आपके पास, बताएं कितने किंगडम हैं? आप कहेंगे सर प्रोकैरियोटी, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया 5। आप कहेंगे 4 जो हैं वो यूकैरियोट हैं, 4 यूकैरियोट हैं, एक प्रोकैरियोट किंगडम है। और प्रोकैरियोट में आते हैं साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया ये आपस में मिलते जुलते हैं। गौर से सुनना मेरी बात। इनको एक दिया गया है कैटेगरी प्रोकैरिया, और आर्की बैक्टीरिया के लिए कहा गया है ये दोनों से बहुत चेंज है। तीनों हैं प्रोकैरियोट मगर आर्की बैक्टीरिया बहुत चेंज है, तो इससे हमने कहा है आर्किया। आर्किया तो भाई आर्किया इंक्लूड आर्की बैक्टीरिया, प्रोकैरिया इंक्लूड यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, और ऑल यूकैरियोट इंक्लूड यूकैरिया। तो ये भाई आपके किंगडम से भी बड़े हायरार्किकल स्टेजेस हैं 3, यूकैरिया, प्रोकैरिया, आर्किया। इनको कहा जाता है डोमेन। क्या कहा जाता है? डोमेन। डोमेन कितने हैं भाई? कितने डोमेन हैं जल्दी बताएं? 3। आर्की बैक्टीरिया का अपना डोमेन है, साइनो और यू बैक्टीरिया का अपना डोमेन है, और बाकी सारे यूकैरियोटा एक ही डोमेन में है, और उस डोमेन का नाम है यूकैरिया। तो ये बात आपने याद रखनी है, बाकी आ जाए। पंजाब में आर्की बैक्टीरिया नहीं है, मैंने देखा है, मगर फिर भी पढ़ना चाहिए। देखें गौर से सुनना है आपने, खोपड़ी खोल के बैठना है। अभी जल्दी जल्दी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि 20 मिनट बचे हैं, छुट्टी एकेडमी की हो गई है। इन 20 मिनट में हमें ये चैप्टर पूरा करना है। देखें भाई गौर से, आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो फर्स्ट इवॉल्व हुई है। फर्स्ट जो दुनिया का लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आर्की बैक्टीरिया है। आर्की का मतलब होता है एंशिएंट, कदीम, पहला। और यू बैक्टीरिया उसके बाद इवॉल्व हुए, और साइनो बैक्टीरिया उसके बाद इवॉल्व हुए, यानी हाईली इवॉल्व जो हो गए वो साइनो बैक्टीरिया हो गए। अभी सुनते जाना, हाँ इंग्लिश होगी, अभी सुनते जाना। आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है भाई। आर्की बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो फैटी एसिड हैं वो ब्रांचेड हैं। ब्रांचेड मजबूती के लिए। फैटी एसिड ब्रांचेड होते हैं क्या? नहीं, अगर यहाँ पे फैटी एसिड ब्रांचेड है, अजीब और गरीब जो है फीचर है इसका, ब्रांचेड फैटी एसिड में ब्रांचेस होंगी। और यू बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या होगा? पेप्टिडोग्लाइकेन होगा, और सेल मेम्ब्रेन में फैटी एसिड जो होंगी वो ब्रांचेड नहीं होगी। कौन सी होंगी? अनब्रांचेड होंगी। ठीक हो गया ये? ठीक हो गया ये? अनब्रांचेड होंगी। यहां तक क्लियर है? हाँ भाई देखें, आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो पहले आई, हेट्रोट्राफ थी, ठीक है, उसके बाद इसके कुछ मेंबर बने ऑटोट्राफ। अब हेट्रोट्राफ थोड़े हैं और ऑटोट्राफ ज्यादा हैं, ठीक है। ऑटोट्राफ में ये कौन सी ऑटोट्राफ है? केमो ऑटोट्राफ है। ऑटोट्राफ के 3 टाइप हैं, केमो ऑटोट्राफ, और दूसरे को कहा जाता है फोटो ऑटोट्राफ। और फोटो ऑटोट्राफ के 2 टाइप हैं। एक फोटो ऑटोट्राफ के 2 टाइप हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले और ऑक्सीजन प्रोड्यूस ना करने वाले। तो गौर से सुनना, गौर से सुनना भाई।
केमो ऑटोट्रॉफ का मतलब है ये अपना खुद फूड बनाएगी मगर यूज करेगी किसको? केमिकल को। तो इसके फूड बनाने के प्रोसेस को हम केमोसिंथेसिस कहेंगे या फोटोसिंथेसिस? बताएं। फूड बनाने के प्रोसेस को केमोसिंथेसिस। और यहाँ पे ये बैक्टीरिया जो होगी, इस बैक्टीरिया में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगी। यू बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होगी, क्लोरोफिल तो इसमें भी नहीं होगी। इस बैक्टीरिया में पिगमेंट होगी कौन सी? न क्लोरोफिल ए, न क्लोरोफिल बी, न ज़ैंथोफिल, न कैरोटिन, कोई भी नहीं। यूकैरियोट की कोई पिगमेंट नहीं होगी। इसमें जो पिगमेंट होगी वो कौन सी होगी? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। याद है ना? बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और कहाँ पे होंगी पिगमेंट? नाम बताएं उस पार्ट का, उस मीजोसोम से जो पार्ट बना था, क्रोमेटोफोर। क्लोरोफिल भी नहीं होगी भाई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल होगी। और बैक्टीरियो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करेगी। और हाँ, इस फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? CO2 यूज होगा और H2S यूज होगा इंस्टीड ऑफ वाटर। वाटर यूज नहीं होगा। साइनोबैक्टीरिया में मैं पढ़ाऊंगा CO2 और H2O यूज होगा। ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होंगे जो H2O यूज करेंगे। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनी। जब फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होगी और H2O यूज होगी तो लाइट को यूज किया जाएगा हाइड्रोजन डाइसल्फाइड को तोड़ने के लिए। हाइड्रोजन टूटेगी और आपस में जुड़ जाएगी CO2 के साथ और CO2 कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6 के साथ और रिलीज क्या करेगा भाई? ये ऑक्सीजन या सल्फर? क्या? सल्फर। ये फोटो ऑटोट्रॉफ भी होंगे, केमो ऑटोट्रॉफ भी होंगे, हेटो ऑटोट्रॉफ भी होंगे। मगर मैं कह रहा हूं ये हेटोट्रॉफ भी हैं और ऑटोट्रॉफ भी हैं। ऑटोट्रॉफ में केमो ऑटोट्रॉफ हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ नहीं। इनमें सारी कंडीशंस होंगी और फोटो ऑटोट्रॉफ भी होंगे। और जो फोटो ऑटोट्रॉफ होंगे वो वाटर की जगह पर सल्फर यूज करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करेंगे। अब मुझे बताएं कौन सी खुशी में भाई इसने हाइड्रोजन सल्फाइड यूज की? हाँ, जल्दी बताएं। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या लेने के लिए यूज किया? क्या यूज करने के लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन मिल गई, ये ग्लूकोज बन गया। ये ग्लूकोज में हाइड्रोजन सल्फाइड वाली, ये सल्फर एज अ एंड प्रोडक्ट निकल गया, एज अ बाय प्रोडक्ट निकल गया। सॉरी, ठीक हो गया यहां तक क्लियर? तो ये फोटो ऑटोट्रॉफ है। अच्छा, अब मुझे बताएं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगी या एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगी? जल्दी बताएं। इनमें जो सल्फर यूज करेंगे एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगी। और इसके एग्जांपल लिख लें, आप लिख लें जल्दी, बुक से देख लेना। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये एग्जांपल्स हैं यू बैक्टीरिया के। और जो मैंने सारे आज तक बैक्टीरिया पढ़ाए हैं वो यू बैक्टीरिया हैं आपके। कोक्साई, बेसिलाई, स्पाइरिला, ये यू बैक्टीरिया हैं। ठीक है ना, ये यू बैक्टीरिया हैं। अच्छा, यू बैक्टीरिया में हमने क्या पढ़ा? सेल वॉल का पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन का पढ़ा और क्लोरोफिल पिगमेंट का पढ़ा कि क्लोरोफिल नहीं है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। और उसके एग्जांपल्स पढ़े हमने। और फोटोसिंथेसिस होगी, इसको फोटोसिंथेसिस कहेंगे। और फोटोसिंथेसिस एनऑक्सीजेनिक होगी, वाटर यूज नहीं होगा, H2O यूज होगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे चलें आगे। ओके, देखें भाई, देखते जाएं। अभी जो यू बैक्टीरिया हैं उनमें फ्लैजिला होंगे तो ये लोकोमोशन फ्लैजिला से करेंगे। और बात करें रिप्रोडक्शन की, तो जो रिप्रोडक्शन है इसमें कौन सा होता है? एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बेस्ट रिप्रोडक्शन है वो कौन सा है? बाइनरी फिशन। द बेस्ट एवर रिप्रोडक्टिव टाइप इन केस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो इनमें भी बाइनरी फिशन होगा। और इन यू बैक्टीरिया में एक और प्रॉपर्टी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता इन बैक्टीरियाज में। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, जो कि साइनोबैक्टीरिया में नहीं होती। साइनोबैक्टीरिया में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी देखें, अभी ये चीजें मैं फिट करूंगा साइनोबैक्टीरिया के ऊपर। अच्छा, इसकी हैबिटाट क्या है? यू बैक्टीरिया की हैबिटाट क्या है? आप कहेंगे एवरीवेयर प्रेजेंट होगी, यूबिक्वाइटस है। अगर इसकी हैबिटाट देखें, ये एक्सट्रीमोफिलिक है, एक्सट्रीमोफाइल है। एक्सट्रीमोफिल या एक्सट्रीमोफिलिक किसको कहते हैं? एक्सट्रीमोफाइल या एक्सट्रीमोफिलिक, जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहे। एक्सट्रीम कंडीशन किसको कहते हैं भाई?
एक्सट्रीम कंडीशन उसको कहते हैं जो बिल्कुल हाई टेम्परेचर में या बिल्कुल लो टेम्परेचर में रहे। हम कहाँ रहते हैं, ना हाई में रहते हैं ना लो में, बीच में रहते हैं। तो हम नॉर्मल टेम्परेचर हमारा जो है बीच में है। मगर इनका जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा या इधर होगा या उधर होगा, मेरा मतलब है या लो होगा या वेरी हाई होगा। और इनकी जो पीएच होगी वो भी या वेरी हाई होगी या वेरी लो होगी। अच्छा देखें अब टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनका नॉर्मल टेम्परेचर है 70 से 72, 70 से 72 नॉर्मल टेम्परेचर है भाई। ये नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर थोड़ा टेम्परेचर और इसका बढ़ा लें, अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ा लें 120 तक लेके आए तो ये 120 तक भी रह सकते हैं, यानी 120 इनका क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर है। ठीक है। हाँ, एक ने लिखा है टेक पॉलीमरेज इनके अंदर एंजाइम है जो डीएनए पॉलीमरेज का नाम है। इसकी बात मैंने की थी। क्या नाम बताया था बैक्टीरिया का नाम बताएं जिसके पास टेक पॉलीमरेज एंजाइम है। कमेंट में लिखिए जल्दी एंजाइम और उस बैक्टीरिया का नाम। हाँ भाई मैं देख रहा हूं कमेंट आपकी। थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया का नाम है, उस बैक्टीरिया में ये एंजाइम होता है। हाँ बिल्कुल ओके। अच्छा आगे चलें। अब पीएच की बात करें तो ये जो पीएच है हाईली एसिडिक यानी लो पीएच में रहते हैं। भाई ये पुराने हैं, फर्स्ट लाइफ है। फर्स्ट जो दुनिया थी उसमें हाई टेम्परेचर था और एसिडिक कंडीशन थी। तो ये एसिड में भी रहते हैं, टेम्परेचर में भी रहते हैं, मतलब टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं, एसिड सेंसिटिव नहीं। तो इनको कहा जाता है थर्मो एसिडोफिलिक। थर्मो एसिडोफिलिक मैंने पढ़ाया था। थर्मो का मतलब होता है हीट, एसिडो का मतलब एसिड, फिलिक का मतलब है लविंग, यानी हीट लविंग एसिड लविंग बैक्टीरिया हैं ये। ठीक है, ठीक हो गया। ओके सर। अच्छा अब साइनोबैक्टीरिया के ऊपर आते हैं और साइनोबैक्टीरिया को पढ़कर इनको भी टच करते जाएंगे। आए भाई। साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन अलजी, क्योंकि इसके पास पिगमेंट होती है। पहले तो पिगमेंट का नाम सुनिए, फाइकोबिलिन्स, और दूसरी पिगमेंट का नाम सुनिए फाइकोसायानिन या फाइकोएरिथ्रोसायानिन। ये दो पिगमेंट असेसरी पिगमेंट है इसके ऊपर जो इनमें नहीं होती। इनमें ये पिगमेंट नहीं होती। इनमें कौन सी पिगमेंट थी, बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ठीक है ना। और ये जो फाइकोबिलिन और फाइकोसायानिन पिगमेंट है ये इसको ब्लूइश ग्रीन कलर देती हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है ब्लू ग्रीन अलजी। और एक और बात, इसके पास एक और भी पिगमेंट है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, यूकैरियोट वाली, प्लांट वाली, अलजी वाली पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। और हाँ साथ ही साथ फोटोसिस्टम 2 भी है। पंजाब के अकॉर्डिंग, अगर फेडरल के अकॉर्डिंग लिखें तो PS1 भी है। फेडरल कह रहा है PS1 भी है और पंजाब कह रहा है PS2 है और क्लोरोफिल ए है। ठीक है ना। ये फेडरल की बात है, मैंने काट ली। पंजाब वाली मैंने बात छोड़ दी। क्लोरोफिल बी नहीं भाई, बी क्लोरोफिल नहीं है इसके पास, क्लोरोफिल ए है। फोटोसिस्टम 2 है, फोटोसिस्टम 1 है। इसके अकॉर्डिंग, फेडरल के अकॉर्डिंग। दोनों फोटोसिस्टम है फेडरल के अकॉर्डिंग। एक फोटोसिस्टम है किसके अकॉर्डिंग, पंजाब के अकॉर्डिंग। यू बैक्टीरिया केमो भी होंगे, आटो भी होंगे, हेट्रो भी होंगे, और ये केमो होंगे मगर क्या नहीं होंगे, फोटो ऑटोट्राफ नहीं होंगे। मुझे बताएं ये सारे बैक्टीरिया ऑटोट्राफ हो सकते हैं या नहीं? इसमें सब में ऑटोट्राफ है कि नहीं? ऑटोट्राफ हैं भाई, फोटो ऑटोट्राफ नहीं, केमो ऑटोट्राफ। ऑटोट्राफ उन्हें कहेंगे जो फूड बनाएं। ये भी अपना भोजन, अपना फूड बनाएंगे, फूड, और ये भी अपना फूड बनाएंगे बाय यूजिंग लाइट। तो ये फोटोसिंथेटिक, ये केमोसिंथेटिक। और ये क्या हो गए, ये आपके ये भी फोटोसिंथेटिक है। अभी मुझे कौन बताएगा एक बात मुझे कौन बताएगा, ये वाटर के साथ CO2 के साथ वाटर को यूज करेंगे। तो मुझे बताएं जब ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 उसके साथ सल्फर रिलीज होगा या ऑक्सीजन? क्या रिलीज होगा भाई? साइनोबैक्टीरिया में ऑक्सीजन। तो साइनोबैक्टीरिया दुनिया के फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो वाटर को यूज कर रहे हैं
और वाटर को लाइट की मदद से तोड़ रहे हैं और वाटर से बना रहे हैं क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट हुई। इस ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की वजह से दुनिया में ऑक्सीजन आई और ऑक्सीजन के आने से दुनिया ठंडी हो गई भाई, कूल दुनिया हो गई। और दुनिया के ठंडे होने से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए कंडीशन बन गई, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए कंडीशन बन गई। साइनोबैक्टीरिया की एक और बात मैं बताऊं, हैबिटेट क्या है भाई। आप कहेंगे सर ऑटोट्रॉफ है, तो ये कहाँ पे मिलेगी, ये मिलेगी आपको, आप कह रहे हैं, आप कहेंगे मॉइस्ट पे मिलेगी, हेम्प कंडीशन शेडी कंडीशन में मिलेगी या वाटर में मिलेगी। हाँ भाई ठीक है, क्योंकि ऑटोट्रॉफ है ना, वाटर यूज करेगी, वाटर में रहती है ज्यादा। और अगर इसके बात करें फ्लैजिला की, तो जो फ्लैजिला है इसमें एब्सेंट, फ्लैजिला नहीं है। फ्लैजिला ना होने से भी ये लोकोमोट करती हैं दो टाइप से। मैंने पढ़ाया था कि प्रोकैरियोट में वेसिकल होते हैं गैस वेसिकल, तो गैस वेसिकल को यूज करके ये मूवमेंट करेगी, बायोन्सी फ्लोटिंग प्रॉपर्टी इसकी, ये मैंने पढ़ा लिया है, आपको पता है बिल्कुल। और ग्लाइडिंग मूवमेंट भी करती है एज अ होल। जब कॉलोनी बनाएगी, कॉलोनी पढ़ाई थी ना मैंने साइनोबैक्टीरिया की, वेजिटेटिव सेल, हेट्रोसिस्ट, फिलामेंट बनाएंगे, फिलामेंट मिलेंगे, फिलामेंट के ऊपर कवर आएगा म्यूसिलेज का, गिलेटिनस शीथ आएगी और सारी बॉल टाइप कॉलोनी को साइनोबियम या कोइनोबियम कहेंगे, सिनोबियम या कोइनोबियम कहेंगे। मैंने पढ़ाया था ये पढ़ाया था मैंने, ये नहीं बताया था शायद कि गिलेटिनस शीथ। तो भाई देख लें मैं अभी पढ़ा रहा हूं। और क्या, ये आपका एक सेल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, ऐसे सेल होंगे। इनमें जो बड़ा सेल होगा इसको हेट्रोसिस्ट पढ़ाया था ना मैंने, ये मैंने पढ़ाया था। साइनोबैक्टीरिया जो है ना, ग्लाइडिंग और गैस मूवमेंट करती है। साइनोबैक्टीरिया में जो है वो यूनिसेल्यूलर है, मगर वो कॉलोनी में रहती है, देखें ये एक सेल है साइनोबैक्टीरिया का, एक, ये एक, ये एक, ये एक, एक 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 एक, और इस पूरी सारी चीज को हम फिलामेंट कह रहे हैं। एक ये मोटा जो बड़ा सेल मैंने बनाया है, ये इसको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और ये जो सेल्स हैं इनको हम वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। वेजिटेटिव सेल्स में फोटोसिंथेसिस होती है, वेजिटेटिव सेल्स में न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल होता है, सारी चीजें होती हैं, डीएनए वगैरह। और जो हेट्रोसिस्ट होता है इसमें कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। और हाँ, ये हेट्रोसिस्ट मॉडिफाइड एक बड़ा सेल है जो N2 को यूज कर सकता है, जो कि दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म N2 को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, स्टेबल बॉन्ड होता है। ये वाहिद ऑर्गेनिज्म है साइनोबैक्टीरिया जो N2 को यूज करती है, एटमॉस्फेयर को फिक्स करती है। इसी वजह से साइनोबैक्टीरिया के बहुत मोहताज हैं प्लांट, बहुत सारे प्लांट, जिम्नोस्पर्म, लिग्यूमिनस प्लांट और अलजी और कुछ अलजी नहीं, फंजाई साइनोबैक्टीरिया के मोहताज हैं। लाइकेन एसोसिएशन बनाते हैं भाई, इसके साथ एसोसिएशन बनाते हैं प्लांट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, ये ज्यादा एब्जॉर्प्शन करके देती है। सही, ग्लाइडिंग मूवमेंट कैसे होगी, ग्लाइडिंग मूवमेंट का मैंने पढ़ाया था। जब ये कॉलोनी बनती है बैक्टीरिया की, देखें ये एक फिलामेंट हो गया ना, फिलामेंट के में कितने सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल और हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट रिप्रोडक्टिव नहीं है। अब तो मुझे बताएं, वेजिटेटिव से हेट्रोसिस्ट बन सकते हैं या हेट्रोसिस्ट से वेजिटेटिव बन सकते हैं, बताएं। हेट्रोसिस्ट में न्यूक्लियस नहीं, ऑर्गेनेल नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन है और डिवीजन करवाती है। वेजिटेटिव से हेट्रोसिस्ट बन सकती है, हेट्रोसिस्ट से वेजिटेटिव नहीं बन सकती। तो ये पूरी जो स्ट्रक्चर है इसे हम फिलामेंट या ट्राइकोम कहेंगे। ये एक फिलामेंट, दूसरी फिलामेंट, तीसरी फिलामेंट, चौथी, ये 15-20 फिलामेंट होंगी, 100 फिलामेंट होंगी, उनके ऊपर एक लेयर आ जाएगी बॉल टाइप, तो एक कॉलोनी बन जाएगी फिलामेंट्स की। ये फिलामेंट्स की ये एक फिलामेंट हो गई, ये भाई दूसरी फिलामेंट हो गई, ये तीसरी फिलामेंट हो गई, ये चौथी फिलामेंट हो गई। अब इनके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, इस लेयर को हम कहेंगे म्यूसिलेज शीथ या गिलेटिनस शीथ, और सारी कॉलोनी को हम कहेंगे कोइनोबियम।
कोइनोबियम। सर उन दिन क्लास नवरती लेक्चर अपलोड कया दो मां, कल वारो भी अजवारो भी इंशाल्लाह। तो ये भाई क्या था, वेजिटेटिव सेल और हेटेरोसिस्ट बना रहे हैं, फिलामेंट और फिलामेंट मिलकर, फिलामेंट को हम ट्राइकोम, कंडे टाइप है तो इसको हम ट्राइकोम कहते हैं, और ट्राइकोम यानी फिलामेंट सारे मिलकर कॉलोनी बनाते हैं, और कॉलोनी को हम कोइनोबियम कहते हैं। ये कॉलोनी सरफेस से टच होकर मूव करती है, सरफेस से टच होकर मूव करती है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। कोइनोबियम, कोइनोबियम कहेंगे कॉलोनी को, कोइनोबियम। ठीक हो गया। तो यूनिसेल्यूलर है मगर कॉलोनियल है। रिप्रोडक्शन इसमें भी एसेक्सुअल होगा, बाइनरी फिशन होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, हार्मोगोनिया होगा, एकाइनेट होगा। रिप्रोडक्शन में डिटेल में नहीं जाना, ठीक है ना। बस यहां तक था हमारा आज का लेक्चर। अगर 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 एक बात और सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सुन लें थोड़ा। ग्रोथ, भाई ये आपने एक लिया बॉक्स, इसमें रखा फूड, इसमें फूड रखा, आप ले आए 10 बैक्टीरिया। 10 कौन से बैक्टीरिया? ये बड़े बैक्टीरिया थे, इनमें ये बैक्टीरिया बने छोटे, ये छोटे बैक्टीरिया बने हैं। तो मुझे बताएं ये बैक्टीरिया अब अभी से डिवाइड होंगे या ये बैक्टीरिया अपने आप को बड़ा करेंगे, प्रिपेयर करेंगे डिवाइड होने के लिए? बताएं, जल्दी बताएं। स्टेप नंबर 1 लेंगे या स्टेप नंबर 2 लेंगे? 2 मिनट साहब, 2। ओके, मतलब क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। तो इस प्रिपरेशन को हम प्रिपरेशन कहेंगे या ग्रोथ कहेंगे, या कहेंगे क्या हो रहे हैं? मैच्योर हो रहे हैं। तो भाई आपने इसमें फूड रखा, एक ऑप्टिमम फूड रखा, और फूड रखने के बाद इसमें 10 बैक्टीरिया छोटे छोटे एंटर किए, और ये 10 बैक्टीरिया पहले बड़े हुए। जब बड़े हुए तो आपने इस फेज को कहा, आप इस फेज को कहा लेग फेज। लेग फेज का मतलब है जिसमें बैक्टीरिया आपका ग्रो करे, जिसमें बैक्टीरिया आपका बड़ा हो जाए, जिसमें बैक्टीरिया आपका मैच्योर हो जाए, जिसमें बैक्टीरिया कैपेबल हो रिप्रोड्यूस करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। मुझे बताएं नंबर कोई बड़ा? 10 रखे थे, 10 बड़े हुए, नंबर कोई बड़ा? भाई नंबर नहीं बड़ा, मैच्योरिटी आ गई। तो मैच्योरिटी आ गई, इस फर्स्ट फेज को हम कहेंगे लेग फेज, और ये जो लाइन है ये शो कर रही है नंबर को, तो नंबर क्या है? कांस्टेंट, नंबर कांस्टेंट। और फेज को क्या कहा हमने? लेग फेज। कौन सा? लेग फेज का मतलब है ग्रोथ या मैच्योर या प्रिपरेटरी फेज। तो ये बात आपकी क्लियर है। एक और बात, अब जब मैच्योर हो गए हैं तो अब क्या करेंगे भाई? मैच्योर हो गए हैं तो क्या करेंगे? अब डिवाइड। अब डिवाइड करेंगे तो 10 हैं, तो 10 में से कितने बन जाएंगे? 20। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो नंबर बढ़ जाएगा। तो ये जो सेकंड फेज है भाई, जो सेकंड फेज है जिसमें नंबर बढ़ रहा है, इसे आप कहेंगे लॉग फेज। और लॉग फेज वो होता है, लॉग फेज वो होता है जिसमें क्या होती है? डिवीजन, जिसमें क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन, जिसमें क्या इंक्रीज होता है? नंबर। अभी 2 टर्म सुनने हैं मेरे आपने। एक टर्म है नेटलिटी, दूसरा टर्म है मोर्टलिटी, ठीक है ना, और तीसरा टर्म है मोर्बिडिटी। मोर्बिडिटी, 3 टर्म समझे भाई। नेटलिटी का मतलब है बर्थ का रेट, बर्थ का रेट, और मोर्टलिटी का मतलब है डेथ का रेट, सही है। और मोर्बिडिटी का मतलब है डिजीज का रेट। मोर्बिडिटी डिजीज, मोर्टलिटी डेथ, नेटलिटी बर्थ। अब अगर मुझे बताएं मोर्बिडिटी इंक्रीज हो जाए तो मोर्टलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? बीमारी बढ़ जाए तो मोर्टलिटी क्या होगी भाई? बढ़ जाएगी। नेटलिटी कम हो जाएगी, बच्चे पैदा कम हो जाएंगे, मरेंगे ज्यादा आदमी, ठीक है ना। पहले ही मर जाएंगे तो बच्चे कैसे पैदा करेंगे? बैक्टीरिया में ही ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अच्छा यहां पे आ जाएं। अभी बैक्टीरिया लेग लॉग करता रहेगा, लेग लॉग करता रहेगा। 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 से हजारों बैक्टीरिया जब बन गए तो हाँ भाई मुझे बताएं ये फूड कम होगा कि नहीं? फूड आपने ऑप्टिमम डाला था, लिमिट थी फूड की, तो फूड हो जाएगा कम। जब फूड कम हो जाएगा, जब फूड कम हो जाएगा तो मुझे बताएं सारे बैक्टीरिया को फूड मैसर होगा? सारे बैक्टीरिया को फूड मिलेगा? कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे? सिर्फ 1 मिनट। कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे? जो डोमिनेंट होंगे, और जो छोटे छोटे नए नए होंगे वो फूड के कमी की वजह से मर जाएंगे। तो कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी कि जितने नए बनेंगे उतने मरेंगे,
मतलब नेटलिटी और मोर्टलिटी दोनों बराबर। तो ऐसे थर्ड फेज को हम कहेंगे, जो थर्ड फेज है उसे कहेंगे स्टेशनरी फेज। सिंपल चीजें हैं भाई, स्टेशनरी, नेटलिटी एंड मोर्टलिटी बराबर। अगर कोई है मुझे बताए कि लॉग फेज में कौन सा नेटलिटी और मोर्टलिटी में नहीं है। मोर्टलिटी नहीं है, नेटलिटी है, नेटलिटी ज्यादा है, जनरल कह लें नेटलिटी ज्यादा है। ओके 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 ओके, डिवीजन मतलब नेटलिटी। अच्छा अब क्या हुआ, अब और भी फूड कम हुआ, अब और भी फूड कम हो गया, अब कुछ ही बच पाएंगे, ज्यादा मरेंगे, मरेंगे ज्यादा तो डिक्लाइन फेज आ जाएगा। ऐसा फेज आएगा फेज नंबर 4 जिसमें डेथ का रेशो ज्यादा हो जाएगा पैदा होने से। तो ऐसा फेज फूड की कमी होने से जब बैक्टीरिया ज्यादा मरने लगे और पैदा कम होने लगे, नंबर मतलब बैक्टीरिया का कॉलोनी में कम होता जाए, तो ऐसे फेज को फेज नंबर 4 कहेंगे, फेज ऑफ डेथ और डिक्लाइन फेज। बैक्टीरिया की डेथ हो गई भाई, आप अभी चलें घर, ये चैप्टर आपका हो गया पूरा। जब बैक्टीरिया पैदा हो गया फिर हम बैक्टीरिया को फिर दोबारा अगले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, गुड गुड बाय। स्टडी करें, और जो चैप्टर होगा टेस्ट में वो कौन सा होगा, बैक्टीरिया के साथ वायरस, बैक्टीरिया के साथ वायरस। ओके ओके, लेक्चर 2 एंड आज वाला अपलोड करें। हाँ भाई, गिलेटिनस शीथ के ब्यो छा चयो से, म्यूसिलेज, म्यूसिलेज सिल्परी है ना, इसीलिए गिलेटिनस कहते हैं भाई। ओके, आज के लिए इतना काफी सर, कल पढ़ेंगे। भजन साहब अभी बैठे हैं, वो पढ़ाएंगे।